नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी जी 7 समिट में करेंगे शिरकत। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन पर होगी बात। ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। नीट एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर सरकार की लगाम। 21 जून को 22 लाख छात्र देंगे परीक्षा। सरकार ने की पुख्ता तैयारी। भड़काऊ भाषण केस में बड़ी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। सीआईडी के सामने होंगे पेश। सीआईडी का एक और नोटिस। राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में एक्शन तेज। मामले में एफआईआर के लिए दी गई तहरीर। 43 लोगों से पूछताछ। लवकुश को हिरासत में लिया गया। नागपुर में एयरफोर्स अफसर की पत्नी से रेप। धर्म परिवर्तन की कोशिश भी हुई। वीडियो में रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो। मानसून तेलंगाना में 6 दिन से अटका। छत्तीसगढ़ में बारिश के लिए 3-4 दिन। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हफ्ते भर का करना होगा इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। 16 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी 52वें G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन में हैं। यहाँ वे कई अहम कूटनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के बीच एक खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी, जो समिट के दौरान ही होगी। भारत और अमेरिका बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप के साथ पीएम मोदी के द्विपक्षीय बैठक बुधवार को तय है और फरवरी 2025 की बातचीत के बाद यह उनकी पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले हार्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी नौसेना के हमले का शिकार हुए एक कमर्शियल जहाज पर 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। कैसे दोनों देश के जो ये नेता हैं एक दूसरे से हमेशा अगली खबर का रुख कर लेते। खबर रेवाड़ी से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिला सचिवालय में सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। विधायक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कदमों पर सवाल उठाती रही है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, जिला सचिवालय में प्रशासन ने प्रदर्शनी लगाई है इस 12 साल की उपलब्धियों की। लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं, लोग जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी को 12 साल सत्ता में हो गया, और सत्ता ही नहीं बल्कि देश के प्रहरी के रूप में उन्होंने ये 12 साल में काम किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये 12 साल गरीब कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। 25,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और निरंतर आप देख रहे होंगे अनेक उपलब्धियां, जहां सीमाओं पे सड़कें नहीं बनती थी, आज वहाँ सड़कें बन रही हैं। आप देखेंगे कि भारत को पूरा जोड़ने के लिए कश्मीर तक भी रेलवे लाइन बिछी है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। फरीदाबाद में कांग्रेस से तिंगाम विधानसभा सीट पर 2024 का चुनाव लड़ चुके रोहित नागर ने हरियाणा में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, जिसमें एक ही महिला के नाम पर एक ही बूथ पर कई स्थानों पर वोट दर्ज होने और कई बूथों पर एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक वोट मिलने जैसे मामले सामने आए हैं। रोहित नागर का कहना है कि इन कथित गड़बड़ियों के कारण ही प्रदेश में भाजपा सरकार बनी। उन्होंने मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा नेताओं द्वारा बीएलओ के माध्यम से काम प्रभावित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीएलओ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर ये उद्देश्य है, किस तरीके से भाजपा ने झूठों के दम पर 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। मैं सबूतों के तौर पे आप सभी को साथियों को दिखा देना चाहता हूँ। किस तरीके से एक महिला की फोटो, आप सभी साथी जूम करके दिखा सकते हैं।
एक महिला की फोटो किस तरीके से, यहाँ पर इनका नाम बेगम बता दिया जाता है, यहाँ पे संतोष कुमार, यहाँ पे सुनीता जी, ठीक है, यहाँ पे राकेश सिंह यादव जी, यहाँ पर मीना देवी जी। आप सभी अपने कैमरे पे दिखा सकते हैं किस तौर पर। और इस महिला की फोटो सिर्फ 4-5 बार नहीं, गांव विधानसभा क्षेत्र में 80-90 बूथ पर एक महिला की फोटो 30 बार इस्तेमाल करी गई। अगली खबर की ओर रुख कर लेते सिरसा के डब्बावाली स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में आयोजित नशा मुक्त हरियाणा पखवाड़ा कार्यक्रम में हिसार रेंज के आईजीपी कुलदीप सिंह ने नशा तस्करों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हरियाणा में किसी भी कीमत पर नशे का कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति और कमाई को कानून के तहत जब्त कर नष्ट किया जाएगा। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। आईजीपी ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की। डीजीपी सर के निर्देश पे उनके मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस एक पखवाड़ा चला रही है नशा विरोध अभियान का। इसमें 11 तारीख से पखवाड़ा शुरू किया था चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से। उसमें एडीजीपी सर लॉ एंड ऑर्डर ने समारोह का शुभारंभ किया और ये अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख पे अलग अलग पूरे हरियाणा में मनाया जाएगा और इसका समापन 26 जून को एनएचपीसी फरीदाबाद में होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों से उद्योगपतियों को धमकी दिलवाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के सब इंस्पेक्टर सिकंदर को गिरफ्तार किया है। सिकंदर फरीदाबाद के मोटू का नगला गांव का रहने वाला है और आईबी में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले इसी मामले में सेक्टर 9 निवासी दीपक गोयल को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे हाल ही में जमानत मिल चुकी है। पुलिस के अनुसार फरीदाबाद के करीब 8 से 10 उद्योगपतियों को अब तक विदेश में बैठे गैंगस्टरों के जरिए धमकियां दी जा चुकी हैं और मामले की जांच जारी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मेगापुरम प्रवर्तन निदेशालय ने सरगुजा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम मानसून एग्रो एजेंसी समेत अन्य स्थानों पर कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कथित डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है, जिसमें राकेश गुप्ता का नाम भी सामने आया है। छापेमारी के दौरान राकेश गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन बंद बताए जा रहे हैं। ईडी के अधिकारी मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य मच्छाचियों की जांच में जुटे हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का मकसद हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन डिंडोरी जिले विलाईखार गांव में यह योजना खुद सवालों के घेरे में आ गई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी, बिछाई गई पाइपलाइन और घर घर दिए गए नल कनेक्शन आज सिर्फ 100 पीस बनकर रह गए हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में बनी टंकी का निर्माण तो हुआ, लेकिन कुछ समय योजना धराशायी हो गई और ग्रामीण एक बार फिर पानी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, जिस टंकी से गाँव की प्यास बुझनी थी, उसकी गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में आई मामूली आंधी तूफान में टंकी का कंक्रीट छज्जा टूट गया है, जिससे निर्माण कार्य में लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार की आशंका का और गहरा गई है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा है। हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत टैंक बनाया गया है, वो जर्जर और लाइन कनेक्शन भी बराबर नहीं हुआ है, न पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। ये सब अब ठेकेदार का लापरवाही है। कनेक्शन भी बराबर, किसी का नल में कनेक्शन नल की लगा है, नहीं लगा है, और किसी का ऐसा ही है। और जो रोड किनारे जो कनेक्शन बनाया गया वो टॉकी, उसका अक्कन ढक्कन भी नहीं है। कभी भी कोई भी चीज़ में समस्या ये रही कि मतलब कहीं तो पाइप ऊपर है, कहीं तो ये है। मेरे हैंड ओवर के चक्कर में मेरे घर तक चक्कर काटे। अब पता नहीं हमारे सचिव को क्या जाल खिलाए, कैसे खिलाए, तो उसके बाद वो कागज़ सचिव से ले लिया हूँ कह रहा है। और जबकि मेरे को कानो कान जानकारी नहीं है ना, हमारे ग्राम पंचायत के कोई आदमी, ना कोई पंच, ना कोई पब्लिक को जानकारी नहीं है।
बस 2-3 दिन चला था और मेरे पास नोटिस थमा के कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का बिजली बिल का नोटिस थमा के और लाइट काट दिया गया मार्च तक ले। और मार्च के बाद भी लाइट कटने के बाद भी मेरे पास बिल आते जा रहा है, बिल का प्रोग्रेस बढ़ते जा रहा है, तो मैं बेचारा कहाँ से पटाऊंगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के गठन के बाद जिले में शूटिंग विधा के प्रति हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के गठन के बाद जिले में शूटिंग खेल के प्रति युवाओं खासकर लड़कियों का रुझान तेजी से बढ़ा है। समिति संस्थानों के बावजूद जिले के कई खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और जोनल स्तर पर पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाई है। इस वर्ष एक महिला शूटर समेत आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। इसी क्रम में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन 20 से 23 जून तक हजारीबाग स्टेडियम के 10 मीटर फायरिंग रेंज में तीसरे जिला शूटिंग टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, जिसे समाजसेवी स्वर्गीय सुनील सिन्हा की स्मृति में सुनील सिन्हा मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट नाम दिया गया है। इस वर्ष जो है हम लोग 4 दिन में इसको खत्म कर रहे हैं। 20 से शुरू होगा जो 23 तक चलेगा। और शुभागम जो है। अगली खबर की ओर रुख कर लेता है। हजारीबाग दारू थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में हजारीबाग जेल भेज दिया है। पहले मामले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में आरोपी अजय गिरी को गिरफ्तार किया है। उस पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने हत्या के एक पुराने मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने नामजद आरोपी गणेश साव को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों की मेडिकल जांच कराकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। गया जी से है, जहां लुटुआ थाना क्षेत्र के डुमरी जंगल में पुलिस और सीआरपीएफ D47 कंपनी के संयुक्त सर्च ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि खुफिया इनपुट के आधार पर यह सर्च अभियान चलाया गया, जिसके तहत 7.62 mm के 47 जिंदा राउंड, AK-47 के 5 जिंदा राउंड सहित इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बैटरी और वायर बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार नक्सलियों द्वारा किसी बड़ी घटना की योजना को अंजाम देने की कोशिश थी, जिससे समय रहते नाकाम कर दिया गया। बरामद सामग्री को आगे की कार्रवाई करने के लिए लुटुआ थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। साथ ही इलाके में सुरक्षा एजेंसी नजर बनाए हुए हैं। लगाओ। गया जिले की डोभी प्रखंड अंतर्गत नदरपुर पंचायत स्थित उच्च विद्यालय परिसर में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्याओं के आवेदन लेकर पहुंचे। शिविर में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव, मगध प्रमंडल के आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, आईजी विकास वैभव और एसएसपी सुशील कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न विभागों की टीमों की उपस्थिति में कुल 142 आवेदनों में से 120 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शेष मामलों को लेकर अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि समय सीमा में कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग डोभी प्रखंड के नदरपुर पंचायत में हैं और बिहार सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में हर पंचायत में सहयोग शिविर लगना है और उसी के आलोक में आज इस पंचायत में सहयोग शिविर लगा है। सभी पदाधिकारी जिला स्तरीय इन शिविरों में जा रहे हैं और शिविर लगने के पहले से ही यहाँ पदाधिकारी और कर्मी रहते हैं। 30 दिन पहले से उनको आवेदन लेना होता है और शिविर लगने के दिन तक उसका निष्पादन करना होता है। तो लगभग 145 आवेदन पूर्व में प्राप्त हुए, जिनका लगभग 90% निष्पादन किया गया है और आज बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। अयोध्या से खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही इस वक्त की कथित दान घोटाले पर टिन्नू यादव की सफाई। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर खुद पर लगे आरोपों पर दी सफाई। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। खुद संपत्ति बनाने में लगे पैसे को दी जानकारी। चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव और टिन्नू का वीडियो वायरल। चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव पर टिन्नू का वीडियो।
कई दिनों से चर्चाओं में है रामशंकर यादव और टिन्नू यादव। वाकार करते रहे जो हमारे ऊपर खुद पर लगे आरोपों पर टिन्नू यादव ने तोड़ी चुप्पी। अयोध्या से खबर आपको बता रहे, कथित दान घोटाले पर टिन्नू यादव की सफाई। 2008 बंधुओं सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्ग द्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि न्यास से इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में। वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे सर। जय श्री। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। सीतापुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में रामकोट पुलिस ने मिर्जापुर मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर एक होंडा सिटी कार को पकड़ा। तलाशी के दौरान कार से 14.4 किलो गांजा बरामद हुआ और आशीष अकेला को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह सीतापुर मेगलगंज और शाहजहांपुर में गांजे की सप्लाई करने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर के द्वारा हम सभी लोगों को अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश लगातार दिए जा रहे थे। इसी दौरान दिनांक 15 एवं 16 जून 2026 की मध्यरात्रि में थाना रामकोट की पुलिस रात में गश्त कर रही थी। उसी दौरान सीतापुर से शाहजहांपुर रोड पर एक होंडा सिटी गाड़ी जो है दिखाई दी। वो पुलिस को देखकर मिर्जापुर रोड की तरफ जो है उसने टर्न लिया। पुलिस को संदिग्धता के आधार पर उसका पीछा किया, आगे गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी को रोकने के बाद में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी गाड़ी को चेक किया गया। चेक करने के दौरान उस गाड़ी का ड्राइवर आशीष अकेला, सन ऑफ ओम प्रकाश अकेला, निवासी थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के रूप में हुई। इसके पास से 14 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में नगला सिंघी थाना इलाके के गार्डन कंपोजिट शराब ठेका के पास मंगलवार को सोरो गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक इको कार चालक की झपकी आने के कारण
अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गई। हादसे के समय वाहन में 14 लोग सवार थे और जो आगरा के निबोरा थाना क्षेत्र के भोगपुरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीणों ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। हादसे में राम हरिपुत्र कालीचरण, पूरन सिंह पुत्र विद्याराम और सोमती पत्नी सोरन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल कितने हुए हैं? नाम बताओ तीनों उनके। राम हरी, पूर्णा, हमारी अम्मा है। अच्छा, क्या नाम उनका? अम्मा का? अम्मा का नाम क्या है? सोमती। सोमती जी। क्या बजे घटना है ये? 4 बजे करीब। घायल का पहुंचा दिया हॉस्पिटल में? पुलिस आई थी क्या? अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गोखना गांव में पुलिस की मौजूदगी में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पिटाई के दौरान पुलिस से मूक दर्शक बनी रही और बीच बचाव नहीं किया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर विपक्षियों से साठ गांठ कर पिटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं और मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर की ओर करते हैं। खबर झांसी से, जहां पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 माह पहले अस्पताल में मिली खामियां दिए गए निर्देशों के तहत दूर पाई गई। बाद में उन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई चौपाल लगाई, जिसमें प्रस्तुत 20 मामलों का अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के निर्देश दिए। देखिए, इतना बात तो है कि जो कमजोर व्यक्ति है उसकी वो अपनी बात रखने के लिए उसे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और मुझे लगता है कि शायद हम उनकी बात को सही तरीके से समझें और सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर अगर हम पहुंचा पा रहे हैं तो शायद महिला आयोग भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसा भी जो यहाँ देखा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि गलत है, उसके बावजूद भी अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो ये तो बहुत ही गलत बात है। पर मेरे पास आई है तो 1000% उनको न्याय मिलेगा। जितने भी केस है सारे ये सारे सॉल्व होंगे और वही सॉल्व होंगे जिसमें न्याय प्रक्रिया पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट होगी। तो वहां कहीं कुछ बहुत होंगी तो कहीं कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ये दिक्कत तो है कि जहां जो थोड़ा सा कमजोर वर्ग है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां मोदी नगर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला पदाधिकारी ने पार्टी के कार्यकर्ता पर अभद्र व्यवहार का आरोप मढ़ दिया। इससे बैठक में मौजूद कुछ पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक की नौबत खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ विरोध में कुछ महिलाएं धरने पर बैठ गईं और कार्रवाई की मांग करने लगीं। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और जिलाध्यक्ष चैनपाल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घटना के बाद संगठन में असंतोष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूरा मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है, जबकि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि बैठक में हुए विवाद ने जिला भाजपा संगठन में हलचल बढ़ा दी है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेके चलते हैं आपको खबरों में। खबर देवरिया से, जहां विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला संगठन प्रभारी संत राज यादव ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने देवरिया निवासी शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर को भारत लाने में हो रही देरी का कारण बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्दी पार्थिव शरीर भारत पहुंच जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के जिम्मेदार पीड़ित परिवार के संपर्क में रहकर हर संभव सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास के 12 वर्ष, इन 12 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर के जिस अभियान को शुरू किया, आज हम कह सकते हैं कि इन 12 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने उस सोच को जनता के बीच में उतारने का प्रयास किया।
अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र की ओहदपुर ग्राम सभा में एक व्यक्ति ने दबंगों पर उसके घर के सामने अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित धर्मेंद्र का कहना है कि आरोपियों ने भूसे का गूंगा और ईंटें रखकर रास्ते पर कब्जा कर लिया है, जिससे उसके आवागमन में परेशानी हो रही है। पीड़ित ने इस संबंध में लोनार कोतवाली में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में एंटी भूमाफिया अभियान की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारा थाना लोनार लगता है, जिला हरदोई, तहसील भी हरदोई है और हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। ये 25 लोग का नाम है राम लड़ैसे और बाबू, शिवराज, उमेश, इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम थाने जाते हैं, हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारा कहना है कि हमारा कब्जा छुड़ाया जाए। इसके हिसाब से हमने एप्लीकेशन दी है अभी और हमारा कब्जा छोड़ नहीं रहा है। हमारा कमरा बना हुआ है, कमरे के आगे हमने भूसा का बोगा लगा रखे हैं। 4-5 बोगा है, बोगा हटा नहीं रहे। अब कोई बोगा नहीं हटवा पा रहा। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां डीएम अंकुर लाठर ने फतेहगढ़ एवं फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर वेंडिंग जोन का और मॉडल शॉप विकसित करने की संभावनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना को व्यवस्थित रूप से तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और स्ट्रीट वेंडरों को सुरक्षित व स्थायी व्यापारिक स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान एसडीएम वित्त एवं राज्य अरुण कुमार सिंह, एडीएम वित्त एवं राज्य अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से, जहां सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर सीएम धामी के निर्देश पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आवास सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरणों को नचूल सहित अन्य सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मातहतों से रूबरू आवास सचिव ने अवैध कब्जेदारों से सख्ती से निपटने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि समय समय पर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों के साथ हो रही समीक्षा बैठकों में लगातार इस पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, सभी विकास प्राधिकरणों के जो वीसी से के साथ मेरी वीसी भी हुई है और समय समय पर उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है और मीटिंग्स भी हुई हैं। और अभी नैनीताल और रुद्रपुर में गया था, तो वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी वीसी, संबंधित वीसी के साथ। तो जो इश्यूज आ रहे हैं जनता की ओर से, उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। खबरों के विस्तार में खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड 2022 से ही उत्तराखंड की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। हत्याकांड में कथित वीआईपी एंगल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ऑडियो क्लिप और उसके बाद पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस मामले को सियासी केंद्र में ला दिया है। नए आरोप प्रत्यारोप और दावों के बीच सवाल यही है कि क्या इस गिरफ्तारी से कोई नया सच सामने आएगा या फिर सियासत का दौर यूं ही जारी रहेगा। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को डालनवाला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हरिद्वार के बुक्कावाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मुकदमे में हुई है। हाल ही में हाईकोर्ट ने राठौर के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमों में से 2 को निरस्त कर दिया था, जबकि 2 मामलों में जांच जारी रखने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं में से एक मामले में ये कार्रवाई की गई है, जिस पर कोर्ट ने राठौर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया, जिस पर एक बार फिर अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम और उसकी गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक हलचल को और प्रदेश में गर्म कर दिया है, जिस पर फिर ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। माह जनवरी में श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को खराब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पूर्व विधायक
सुरेश राठौर भी थे, जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। सबसे पहले जिस मामले में राठौर जी को गिरफ्तार किया गया है वो सीधा सीधा ये होता है कि जो वीआईपी के नाम पर जो उत्तराखंड में जो हो हल्ला चल रहा था और उस पर जिस प्रकार से उनके बयान आए थे उस आधार पर जो दुष्यंत कुमार जी ने जो मुकदमा डाला था उसके आधार पर उनको पकड़ लिया गया है। चलो किसी की रिपोर्ट के अनुसार उनको पकड़ लिया गया ये तो समझ में आता है, लेकिन उस केस में मेरा मानना तो स्वयं का ये है कि अगर सरकार जो पहले से वीआईपी का खुलासा कर देती तो दुष्यंत कुमार जी द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस पर राठौर जी का पकड़ाया जाना उचित समझा जा सकता है। पॉलिटिकल मूव के रूप में मैं देखता हूं और सुरेश राठौर और की गिरफ्तारी होना, गौतम का रिपोर्ट करना, ये इनकी अपने पार्टी का अंदरूनी मामला है। हालांकि मुझे लगता है कि चीजों को बदलने की कोशिश हो रही है क्योंकि पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है वीआईपी कौन था अंकिता के मामले में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और सनावर ने नाम लिया था, सनावर जो है राठौर के थ्रू ही लोगों की नजर में आई थी। देखिए, इसमें पुलिस अपना काम कर रही है। कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम समझते हैं कि किसी को भी किसी का चरित्र हरण करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इस प्रकार से पिछले दिनों में जो देवभूमि में एक भूचाल लाने का प्रयास उन्होंने किया था तो उसमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल पुलिस उसमें कर रही है और जो भी उनको आवश्यकता लगेगी तो उसके अनुरूप वो कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि सुरेश राठौर ज्वालापुर विधानसभा से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। पिछले दिनों सहसपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर कई ऑडियो शेयर किए थे। इन ऑडियो को कथित रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा बताया गया था। शिकायतकर्ताओं दुष्यंत गौतम और आरती कौर ने आरोप लगाया था कि प्रसारित सामग्री जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के मकसद से तैयार की गई थी। वहीं सुरेश राठौर ने देहरादून और हरिद्वार में अपने खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर में लगे आरोपों को निराधार बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब छवि खराब करने और अफवाह फैलाने के आरोप में राठौर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। लेकिन कहीं न कहीं इस गिरफ्तारी के बाद अंकिता हत्याकांड में वीआईपी एंगल पर सियासत फिर गर्मा गई है। देखने वाली बात यह होगी कि सुरेश राठौर की गिरफ्तारी से ये मामला और क्या नए तथ्य पेश करता है या फिर केवल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ही इस मामले को लेकर चलता रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर की ओर रुख करते खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति करने की लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। इसके तहत योग्य नामों का पैनल तैयार करने के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया है जो संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने लोकायुक्त के नाम पर जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा ने 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने पर लोकायुक्त लाने का वादा किया था, लेकिन इसे लागू करने में वर्षों की देरी हुई। इन्होंने उत्तराखंड की आंखों में धूल झोंकी है भाजपाइयों ने। 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, पहले पन्ने का पहला बिंदु है कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम लोकायुक्त का गठन करेंगे। लेकिन आज सरकार को बने लगभग 9 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। तो आप देखिए कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, कड़ी फटकार एक नहीं कई बार लगानी पड़ी। प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को ये कहते हैं क्योंकि इनके खुद के मंत्री और इनके खुद के विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोलापार निवासी रविशंकर जोशी की लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि लोकायुक्त के चयन के लिए सर्च कमेटी का गठन कर दिया गया है। याचिका में राज्य में लंबे समय से लोकायुक्त की नियुक्ति न होने और भ्रष्टाचार के मामलों की स्वतंत्र जांच एजेंसी की आवश्यकता का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने के बावजूद संस्थान मदद में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की कार्रवाई का हवाला देते हुए उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ओकेजन पे कोर्ट का ऑर्डर था कि एक सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी जो सर्च कमेटी फर्दर बनाने के लिए मेंबर्स चुनेंगी। तो सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो कुछ मेंबर्स सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी और उसके बाद अब सर्च कमेटी बैठेगी जो लोकायुक्त के चेयरपर्सन और मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी। उसके बाद अब ये 6 वीक्स के बाद ये मैटर फिर से लिस्टेड है स्टेटस रिपोर्ट के साथ।
सो 9 लोगों की सैलरी जो थी वो लास्ट टाइम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो टाइम बाउंड था कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए तक वो ऑर्डर था, तो स्टेट ने इस बार रिक्वेस्ट करी कि वो जो ऑर्डर है उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि वो जो लोग 9 लोग की नियुक्ति है उनकी सैलरी रिलीज हो जाएंगी, जो अभी ऑर्डर है उसको एक्सटेंड करते हुए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून के बसंत विहार में रह रहे पाकिस्तानी सिख परिवार को 24 घंटे में देश छोड़ने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय की है और तब तक अंतरिम रोक जारी रखी है। राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्र में आईटीबीपी का मुख्यालय स्थित है, जबकि याचिकाकर्ता परिवार ने अपनी वैध वीजा अवधि के दौरान भारत में रहने की अनुमति मांगी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आया यह सिख परिवार वर्ष 2019 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उसकी वीजा अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई जा चुकी है। परिवार का कहना है कि उनके 3 बच्चे भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें एक बेटी बीटेक और दूसरी बीडीएस की छात्रा है। उसमें जैसा कि पिछली डेट पे सुनवाई हुई तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट काउंसिल और जो यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल थे उनको बोला था आप इसमें इंस्ट्रक्शंस लेकर के आएँ कि इनके खिलाफ ऐसा क्या मामला है। तो आज उसी पर ही आगे सुनवाई हुई। ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हीं से ही पूछा कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उस पर उन्होंने कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। दूसरा फिर उन्होंने खुद ही ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि इसमें हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय दे दिया जाए। उनकी रिक्वेस्ट पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको 4 सप्ताह का समय काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का दिया है और इसमें अग्रिम तिथि जो है 11 अगस्त है। तब तक के लिए इंटरिम ऑर्डर कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने कंटिन्यू कर दिया है। थैंक यू। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी बांध परियोजना से जुड़ी शर्तों के कथित उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यह याचिका प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1990 में टिहरी बांध परियोजना को मंजूरी के दौरान भागीरथी रिवर वैली अथॉरिटी के गठन और उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई थी। वर्ष 2005 में इस संबंध में विशेष अधिनियम भी पारित किया गया, लेकिन उत्तराखंड गठन के 26 वर्ष बाद भी अथॉरिटी को कोई फंड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे इसकी कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जनहित याचिका है और यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने लाने वाले एक विधायक हैं जो प्रतापनगर क्षेत्र से आते हैं और यह चुने हुए प्रतिनिधि टिहरी जनपद के हैं और इन्होंने यह कहा है कि जब टिहरी डैम बना 1990 के दशक में, जब इसकी अनुमति आई भारत सरकार से, तो उस अनुमति में एक प्रावधान था क्लॉज 3.7 जो कहता था कि आप ये डैम तो बना रहे हैं पर इसकी गतिविधियां रुक जाएंगी अगर आपने भागीरथी रिवर वैली अथॉरिटी को नहीं एस्टेब्लिश किया। और ये रिवर वैली अथॉरिटी जो मैनेजमेंट और डेवलपमेंट देखने वाली थी भागीरथी रिवर की, वो देखती कि पानी तो ठीक है, इकोलॉजी तो ठीक है, वहाँ का सारा सब कुछ ठीक से चल रहा है, एनवायरमेंटल सोशल एंगल देखती और इस अथॉरिटी को बनना था। अगली खबर की ओर रुख करते खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में जारी एसआईआर प्रक्रिया में नेटवर्क शैडो एरिया वाले जिलों में खास फोकस करने पर जोर दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि चिन्हित शैडो एरिया में बीएलओ के साथ तकनीकी वॉलेंटियर तैनात किए जा रहे हैं जो डिजिटाइजेशन में मदद करेंगे। वहीं नेटवर्क की समस्या वाले क्षेत्र में क्लस्टर बनाकर बीएलओ फॉर्म वितरण के बाद डिजिटाइजेशन करेंगे। मतदाताओं की सहायता के लिए पूरे प्रदेश में टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है, जिसे डायल कर कोई भी अपेक्षित सूचना या सहयोग प्राप्त कर सकता है। साथ ही ईसीआई नेट पोर्टल पर बुक कॉल विद बीएलओ सुविधा के जरिए भी मतदाता बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन का लक्ष्य सभी मतदाताओं तक पहुंचना और 100% फॉर्म वितरण व डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करना है। हमने सभी जनपदों में जहां पर नेटवर्क शैडो एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उन सभी जनपदों को विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। वहाँ पर बीएलओ के साथ में टेक्निकल मैन पावर को एज अ वॉलंटियर लगाया जा रहा है जो उनकी तकनीकी सहायता करेंगे। साथ में जहाँ पर मतलब नेटवर्क का इश्यूज आ रहे होंगे वहाँ पर क्लस्टर के रूप में भी आइडेंटिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं
वहाँ पर आकर BLO के द्वारा फॉर्म वितरण के बाद में अपना डिजिटाइजेशन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। टोल फ्री नंबर भी कोई जारी किया गया? जी, जिन मतदाताओं को कोई सूचना प्राप्त करनी हो, कोई सहयोग प्राप्त करना हो, ऐसे मतदाताओं की जानकारी के लिए पूरे प्रदेश भर में 1950 इस टोल फ्री नंबर को सुचारू रखा गया है। साथ में हमारे जो ECI नेट का जो हमारा पोर्टल है उस पर भी मतदाता जो है बुक कॉल विद BLO का इस नंबर पर कॉल करके BLO संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते चमोली जिले के कर्णप्रयाग में एक होटल के बाहर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। आरोप है कुछ सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच कासुनी के बाद धारदार हथियार से हमला हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। वहीं व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है। हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं सितारगंज में आयोजित तहसील दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित 86 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 45 मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों के निस्तारण में पूरी गंभीरता और सक्रियता बरती जाए तथा शेष मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कर उन्हें CM जन समर्पण पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पेयजल, जलभराव, राशन कार्ड, आवास, पेंशन और सोलर योजना से जुड़ी शिकायतें सामने आई। कई मामलों में संबंधित विभागों के मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं लक्सर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता RK त्यागी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि राकेश टिकैत अपने अंदर सुधार करें और सभी किसान संगठनों को साथ लेकर चलें तो बाकी अंबावता किसानों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी होने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और किसान संगठनों की एकजुटता समय की जरूरत है। RK त्यागी ने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और संगठनात्मक मतभेदों के कारण किसान आंदोलन कमजोर हुआ है। उन्होंने सरकार से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग करते हुए किसान हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का भरोसा भी दिलाया। के आदर्शों पे ही चलती और हम उसके ही एक अंग थे। बिल्कुल, तो मुझे बता इस बात की। अब हम जो अलग हुए वो महेंद्र सिंह टिकैत जी की वजह से नहीं अलग हुए, बल्कि राकेश टिकैत की वजह से अलग हुए। आज भी अगर राकेश टिकैत अपने अंदर सुधार ले आए और वो ये कहें कि नहीं भाई सारे भाई साथ मिलकर काम करेंगे, हम तैयार हैं, लेकिन गलत काम ना हम करेंगे ना हम किसी को करने देंगे, किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लालकुआं तहसील में 1 दर्जन से अधिक पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और पात्र परिवारों तक राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि शेष पात्र व्यक्तियों को भी जल्दी उनकी आर्थिक सहायता राशि के चेक तहसील कार्यालय से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आर्थिक सहायता मिलने पर लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट का आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास रहता है कि वो लोग जो अत्यंत गरीब तबके के लोग हैं और जिनने अपनी पुत्री का विवाह किया है या अन्य कोई ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अस्पताल में जो है कुछ खर्चा हो गया है, तो ऐसे लोगों को कुछ विगत दिन से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार जो है आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। इसी क्रम में आज यहाँ पर भी जो है आर्थिक सहायता के चेक का वितरण किया गया और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि जो ऐसे गरीब लोग हैं उनको कुछ सहायता सरकार की ओर से हमारी ओर से हो, तो लगातार ये क्रम चलता रहता है। निश्चित रूप से जो इस तरह के हमें हमारे पास लोग आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उनको कुछ न कुछ सहायता जरूर मिले। अगली खबर की ओर रुख करते पौड़ी जिले के सतपुली रामलीला मैदान में कुंज नवयुवती
ट्रस्ट द्वारा आयोजित पूर्व छात्र मिलन समारोह उत्साह और सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के पूर्व छात्र, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। समारोह में लोक गायक गजेंद्र राणा, मंगलेश डंगवाल और विवेक नोटियाल ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। दिशा ध्याड़ी बेटियों को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों और समाज में योगदान को सराहा गया। आयोजक जगदम्बा डंगवाल ने कहा कि बेटियों का सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये मेरी बेटी है काशवी और ये 10th में पढ़ती है। आपने इसको संगीत क्षेत्र में जी ऐसा है कि इसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। इसका इंटरेस्ट होने के कारण हमने इसको कहा कि हाँ बेटा, अगर तुम इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। तो हमने फिर इसको म्यूजिक में डाला कि बेटा कोई बात नहीं, गाओ आप, और हम इसका सपोर्ट करते हैं। और यहाँ से भी कहेंगे कि यहाँ जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो उनका साथ दें ताकि वो गढ़वाल की जो आवाज़ है वो बन पाएँ। उत्तराखंड में मेरी जन्मभूमि है और यहाँ पर मंच मिला गाने के लिए, आज बहुत अच्छा लगा और दर्शकों ने बहुत साथ दिया। मुझे पसंद था ये संगीत और जैसे कि घर वालों ने भी साथ दिया, तो इसलिए बहुत खुशी। और मामा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा स्टेज दिया और हम बहुत आभारी हैं उनके। बचपन से ही था, जैसे कि मम्मी कहीं जाती थी कीर्तन वगैरह में तो मुझे साथ ले जाती थी, फिर वहाँ से इंटरेस्ट बनने लगा। मैं कहना चाहूँगी मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम जगदम्बा डंगवाल के ने जो कराया है, मुझे उस पर बहुत प्राउड है और बहुत अच्छा बड़ा जिगर है ये सब करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। सारे दोस्तों से मिलके, पुराने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले तो हमारा आदरणीय भाई साहब जगदम्बा डंगवाल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन हम लोगों का वास्ता, हमारी जो ध्यान बेटी छन उनका वास्ता बहुत सुंदर आयोजन करूँ छे। और साथ में हमारा आदरणीय जो नगर पंचायत का अध्यक्ष आदरणीय चौहान जी, उनकी बहुत सुंदर कार्यक्रम हम लोगों का वास्ता, अपना ध्यानियों का वास्ता, जो पुरातन जो छात्र मिलन समारोह जो एक हम सतपुली में करी छू, बहुत सुंदर आयोजन छे। बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का माध्यम से मैं तमाम श्रोता दर्शक अपनी बहन भैया को हृदय से आभार व्यक्त कर दूं, जो मेरी वाणी, मेरी कला, मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता हर जनमानस तक राष्ट्र ना अभी विश्व पटल तक पहुंचने कार्य करनी चाहिए। एक खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं। और ही नयार घाटी से मेरे सुसंबंध छी जन माँ बेटी को सुसंबंध और सुप्रेम और सुभाव और सुआशीर्वाद छी मेरा ऊपर ये क्षेत्र को। और मैं हृदय से जगदम्बा प्रसाद डंगवाल जी का प्रति और हमारा नगर पंचायत का अध्यक्ष श्रीमान श्री जितेंद्र चौहान जी का प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर दूं। ये कार्यक्रम जो पुरातन मिलन छात्र समारोह कार्यक्रम है, ये इस तृतीय कार्यक्रम है हमारा। 2024 में इसकी शुरुआत भाई जगदम्बा डंगवाल जी ने की थी और 2025 में मेरे पिताजी के निधन होने के कारण ये कार्यक्रम नहीं कराया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में हूँ। और एक कार्यक्रम जो है सतपुली की जिसे भगीरथ कहा जाता है, भाई जगदम्बा डंगवाल जी, वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, न ही किसी पद में है, पर वो नगर के लिए आज से ही नहीं, काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं। कि नयार घाटी में किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, ये हमारा एक समाज को जोड़ने के लिए, जो हमारे मित्र लोग पुराने थे उन सबको एक संगठित करने का एक कार्यक्रम था, पुरातन छात्र मिलन समारोह। और ये कार्यक्रम जो होता है हम सब अपने संसाधनों से करते हैं, आप लोगों को सब पता ही है। और ये जितनी भी हमारी दिशा ध्यान आती हैं उनको यहाँ पर आज आपने सभी ने देखा होगा कि उनके द्वारा समिति के द्वारा सबको सम्मानित किया गया। सबको जैसे अपने मायके में बेटी आती है तो जिस तरह से विदा किया जाता है, चाहे मिठाई के रूप में हो, कपड़ों के रूप में, पिठाई के रूप में, एक छोटा सा प्रयास था। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। चंपावत जिले के बनवसा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में नया मोड़ ले लिया है। पीड़िता के परिजनों और क्षेत्र की महिलाओं ने आरोप लगाया कि मामले में कुछ लोग पीड़िता के घर पहुंचकर समझौते और प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं और परिजनों ने बनवसा थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रलोभन देने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का कहना है कि आरोपी पक्ष से जुड़े लोग
लगातार दबाव बना रहे हैं, जिससे परिवार भय और तनाव के माहौल में है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए गए राज्यव्यापी ऑपरेशन प्रहार के तहत प्रदेश भर में 1400 से अधिक अपराधियों और वांछितों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में चालान काटे गए, बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया और नशा तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सबसे पहले जो आपने ऑपरेशन प्रहार या ऑपरेशन के नाम पर बड़े बड़े सिंदूर या ऑपरेशन बड़े बड़े नाम दे करके जो वर्तमान में जो राजनीतिक दल राजनीतिक लोग जो एक खेल खेल रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर धरातल पर सरकार की पुलिस की सीधे सीधे नाकामी है कि जो बड़ा अपराधी है वो एकदम निकल जाता है और छोटे अपराधियों को तो ये कहे कि छोटा आदमी अगर साइकिल में भी जा रहा है तो उस पर हेलमेट का चालान हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े अपराधियों पर कोई लगाम कसने का कोई साधन या ये समझे कोई रूल कोई उत्तराखंड में नहीं लग रहा है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। और हाँ, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।